Today the topic of our series of lecture is psychological reaction, breaking bad news, अच्छा and psychosocial aspects of disease. ये जो बीच में बातें कर रहे हैं ये जरा बंद कर दें। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो ये 3-4 टॉपिक कटे हैं, लेकिन हैं बड़ी जरूरी कि किस तरह से साइकोलॉजिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग बैड न्यूज है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसकी साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि disease and hospitalization are a source of major stress not only to the patient but also to the caregivers and also to the informal caregiver as well as the formal caregiver. Informal caregiver are those people जो चार नहीं करते, जैसे मिसाल के तौर पर फैमिली मेंबर हैं, बीवी, बेटी, और इसी तरह से जो है जो इनफॉर्मल केयर गिवर हैं वो डॉक्टर, नर्सेज और दीगर स्टाफ जो है। तो कंसर्न अबाउट इलनेस, नंबर वन के व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिजीज और इन सच एज इन्फेक्शन। नंबर टू, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू इनहेरिटेंस, खास तौर पर जो ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिसऑर्डर एंड जेनेटिक लिंकेज के हिसाब से। एंड इसी एंड नंबर थर्ड, how long will the treatment last and are there any sequential residential disability क्या होगी इसकी वजह से। और इसके साथ साथ कंसर्न और होगा कि यूरोपियन मॉडल में तो इंश्योरेंस सिस्टम है, हमारे मॉडल में कि पैसे कहाँ से आएंगे, आया कर्जा लिया जाएगा, माल मवेशी बेचेंगे, क्या चीज बेचेंगे। इंश्योरेंस सिस्टम हमारे यहाँ कम है तो बड़ा, इसलिए psychological aspect, social aspect is also important. The stress due to illness could be the change of role. The ill is assigned a passive role. Generally, they are expected कि वो खामोश रहे, उसको सहारे की जरूरत हो, कोई ले जाए उसको, कोई दवाई खोल के दे। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पेशेंट आते हैं। If the nurse and doctors are not aware of the change in their role, the patient can be in trouble. The financial loss, diseases and consequence of disability कि टेम्पररी है, ऐसा ना हो जॉब लॉस हो जाए। हमारे यहाँ और मसले हैं, खास तौर पर कि वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, और अगर छुट्टी मिलती है तो लोग मिसयूज करते हैं, और फिर वो देयरफॉर हमारे यहाँ और इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है, तो ये जॉब में फिट करेंगे या निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि बेसिक राइट्स वायलेशन होते हैं, और ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन की पे कौन करेगा उसको। एंड खास तौर पर साइकेट्रिक इलनेस के लिए और ट्यूबरकुलोसिस के लिए, सेक्स की डिजीजेस, वेनेरियल डिजीजेस, एड्स, एपिलेप्सी, स्किन डिजीजेस, खास तौर पर ये जो है स्टिग्मा है, मिथ्स, और खास तौर पर जो ल्यूकोडर्मा वाले मरीज हैं वो बड़े प्रॉब्लम में होते हैं, एलोपेशिया वाले मरीज होते हैं। तो psychiatric illness and sexual disorder, epilepsy, these are the common condition which the people have, the common men have myths and stigma and stigmatization की वजह से लोग इलाज नहीं कर पाते। तो therefore it is very important, अगर किसी को कहा जाए कि आपके बेटे को एपिलेप्सी है। अच्छा, एक और मुसीबत है कि अगर हम उसको कहते हैं मिर्गी, तो पेशेंट की रिएक्शन ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को जो है, पेशेंट के घर वालों को वो एपिलेप्सी नहीं हो सकती। मिर्गी शायद उनका ये मरने से ताल्लुक ज़ाहिर होता है इसके नाम से, हालांकि इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजीली ट्रीटेबल कंडीशन। देन वी कैन हैव लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम एज ए पैसिव रोल, कि अब मैं वो कर नहीं सकूंगा, स्टिग्मा होगा, फाइनेंशियल लॉस होंगे, और फियर ऑफ बीइंग हैंडीकेप्ड और डिसफिगरमेंट, खास तौर पर वो जो एम्पुटेशन से बहुत सारे लोग जो है वो गैंग्रीन होती है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कराते कि इसकी वजह से जो है ये डिसफिगरमेंट हो जाएगी। खास तौर पर जो ब्रेस्ट के केसेस हैं,
तो so what is the, should be an uncertainty about the diagnosis. Generally हमारे मुल्क में पेशेंट को नहीं बताया जाता है कि आपकी जो बीमारी क्या है, इसकी नौयत क्या है, वो देख सुनते सुनते उनको इत्तला मिल जाती है। तो देयरफॉर अनसर्टेन ऑफ द डायग्नोसिस, डॉक्टर आपस में डिस्कस करते हैं तो पेशेंट उससे अजीब वगैरह वो लेता है। मुझे याद है कि एक बार व्हेन आई वाज इन एनआईसीवीडी में भाभी का ऑपरेशन कर रहा था, तो शाम को मैं आया तो एक एयरफोर्स के ऑफिसर बड़े परेशान थे और वो कह रहे कल इसका ऑपरेशन है। आज हमने जब इसकी फाइल खोली तो उस पे लिखा हुआ है कि लिवर इज नॉट देयर, किडनीज आर नॉट पल्पेबल। तो कहते हैं जब किडनी नहीं होगी, लिवर नहीं होगा तो हम कैसे कर, तो मर जाएगा पेशेंट। So therefore, the doctor and खास तौर पर nurses should spend some time regarding the illness and the nature of the illness and consequences. Intervention. What should be the intervention? So first of all, listening to the patient and addressing the myths, and then explanation and reassurance. That is very important. And that should be based on the facts rather than हमारे यहाँ ये होते हैं कैंसर वाले मरीज को भी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बजाय कहा कि मिल के हम कोशिश करेंगे इससे फिर ठीक। और इस यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि द लैंग्वेज दैट इज यूज शुड बी एट द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट एंड देयर फैमिली। बजाय ये कि हम टर्मिनोलॉजी बड़ी बड़ी इस्तेमाल करें, हमें लोकल लैंग्वेज में एड्रेस करने का सलीका आना चाहिए। Stress of hospitalization is synonymous with bad news। खास तौर पर हमने कोरोना में देखा कि पेशेंट के जो है जब उसको दाखिले का कहते थे तो वो यूं लगता या कोरोना हो गया, तो दैट वाज रियली troublesome कंडीशन। पेशेंट ने ऊपर से कूद गया, एक उससे कोरोना से तो ना मरता लेकिन वो कूदने से मर गया। और फिर उसकी वजह से डिसेबिलिटी। अच्छा, फिर ये पब्लिक हॉस्पिटल जो है वो अगर देखा जाए उसकी ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी सेंटर, इंटेंसिव केयर सेंटर के बाहर लोग जो है ना उनकी बैठने की जगह होती है ना कुछ, सीधे आते डॉक्टर कहता है आपका पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो फिर लड़ते हैं। और मैंने तो खुद एक बार सुना था कि आईसीयू के बाहर पेशेंट दूसरे पेशेंट के अटेंडेंट को कह रहा था कि आपके इनका मरीज फौत हो गया है, लेकिन चूंकि वो सांस नहीं निकल रही है, डॉक्टर जबरदस्ती सांस निकाल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वो सीपीआर को ये समझ रहे थे। So therefore, our public sector hospitals should be in our local setup. Like for example, हमारे यहाँ यूरोपियन मॉडल में तो ये है कि पेशेंट की 4 या 6 मरीजों पे नर्स होती है। हमारे यहाँ तो चूंकि होते नहीं है, तो लिहाजा उस सिलसिले में हमें चाहिए कि अगर अटेंडेंट रख रहे हैं तो अटेंडेंट की बैठने की, सोने की जगह भी होनी चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने अपने वार्ड में एक काम किया था कि बेड्स के नीचे हमने 6 फुट बेंच लगा दिए थे कि दिन में बैठे, रात को उस पे सो जाए, इतना चौड़ा हो रहा था। एंड देन लॉस ऑफ प्राइवेसी, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, खास तौर पर उसकी ईटिंग, स्लीप, वॉशिंग एंड अदर थिंग्स। यहाँ पे भी जो है बड़ा मसला होता है, खास तौर पर जब सर्जरी होती है जेनेटिव यूरिन सिस्टम में, तो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड देन लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, once admitted, his diet, dress, bedding, lodging, sleep, and other all routines are decided by the health personnel. That is also important to note कि उस सिलसिले में हमें किस तरीके से पेशेंट के लेवल पे आना चाहिए कि वो ऑप्शन दे दिए जाए। देन सेपरेशन फ्रॉम द डियर वंस, जनरली लोग जो है कि मैं घर वालों से देर खास तौर पर जो वो होते हैं कि मैं घर में मरना पसंद करूंगा, लोगों से मिलना चाहता हूँ, एंड नीड ऑफ सीकिंग अप्रूवल ऑफ द डॉक्टर। And traditional model patient tend to please and seek approval of the doctor by being model patient। ये मिसाल के तौर पर वो कहते हैं खांसना नहीं है, सवाल नहीं पूछने हैं, और उसके साथ बहस नहीं करनी है, और हमेशा से उसकी बात सुननी है, माननी है। The issue of handling over his
health matter to a group of totally stranger. दूसरी बात ये है कि totally stranger लोगों के सामने ना हम तारुफ कराते हैं, ना उनको ये बताते हैं. So the treatment of social dysfunction and family unsatisfactory information. सर तो आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है इसमें. इसमें यही था कि थ्रेट टू द सोशल डिसफंक्शन ऑफ द. अभी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा. And the last point is unsatisfactory information. उनको ये नहीं बताया था कि ये जो है नॉर्मल रेंज क्या है, और इस बीमारी की नौयत क्या है, और उसके कंसीक्वेंस क्या होते हैं. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. Now, these are important things. हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. एंड फ्रॉइड ने और उसकी बेटी एना फ्रॉइड ने इस पे काम किया था. तो इसमें in order to acquire and maintain this state of health and normalcy, a person use different psychological mechanism which help him endure his course of life. They are called defense mechanism. दिन भर में हम ऐसे उल्टी सीधे फैसले करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता. और फ्रॉइड ने ही कहा था, मिसाल के तौर पर साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में उस किताब में उसने लिखा है कि दिन भर में हम ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं. मसलन सामने वाले को सलाम किया, उसने नहीं देखा तो सर खुजाते हैं. किसी को हाथ आगे बढ़ाया, उसने नहीं देखा तो पेंट की जेब में हाथ डालते हैं, देखते हैं, एम्बैरेसमेंट फील होती है. हालाँकि एम्बैरेसमेंट उसको होनी चाहिए जिसने नहीं देखा. लेकिन हमारे यहाँ वो ये होता है कि वो बंदा जो है गलती उसकी है, परेशान ये हो रहा है. तो दीज़ आर द वेरियस डिफेंस मैकेनिज़्म. और इसको इस तरीके से ग्रुप किया गया है कि पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म, immature defense mechanism, neurotic defense mechanism, and high order or mature defense mechanism. तो पैथोलॉजिकल जो मैकेनिज्म डिफेंस है उसमें डिनाइल. इसकी मिसाल ऐसी, मेरे ख्याल इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें मरीज जो है वो ये सोचता है कि वो कैंसर है, और वो कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, ऐसे शो करता है. ये हमारे मुल्क में भी आजकल बड़ा डिनाइल है कि सब कुछ डूब रहा था फिर भी कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओके. और ये हम रिवाजी तौर पर भी बड़े कहते हैं कि सब ठीक है. देन डिस्टॉर्शन, स्प्लिटिंग. और मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एक्टिंग आउट, एक्सटर्नलाइजेशन, फैंटेसीज, आइडियलाइजेशन. और न्यूरोटिक जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस. अच्छा. अच्छा, दी हेल्दियर और मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म आर altruism और एंटिसिपेशन. अल्ट्रुइज्म क्या है कि ईसार जिसको कहते हैं, जिसमें इन विच द पर्सन पुट्स हिमसेल्फ इन ट्रबल इन ऑर्डर टू प्लीज अदर. फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा एंड सतार इदीस, दे आर कंसिडर्ड एज हाईली अल्ट्रुइस्टिक पर्सन, जो दूसरों की फलाह के लिए ईसार का काम करते हैं. एंड एंटिसिपेशन, ह्यूमर, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिसमें जो है एक एक को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे. तो टॉप मोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिनाइल, जिसको हम इनकार कह सकते हैं. रिप्रेशन, जिसमें जबर कहते हैं. प्रोजेक्शन, जिसमें हम दूसरे पे जिम्मेदारी डालते हैं. और डिस्प्लेसमेंट, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट है, और रिग्रेशन है, रैशनलाइजेशन.
sublimation, reaction formation, and compartmentalization and intellectualization. These are the 10 most common defense mechanism. अगर सवाल आए तो इस तरह से आएगा कि what are the 7 or 10 common defense mechanism, तो इसका जवाब ये होगा. Now we will try to explain some of them. Denial is blocking out painful or anxiety inducing event, जिसमें इंसान जो है वो ऐसे शो करता है जैसे उसको कुछ अंदर से जो फीलिंग होगी उसका अपोजिट बयान करेगा. और डिस्प्लेसमेंट में ये है कि फीलिंग डिस्चार्जिंग फीलिंग ऑन पीपल लेस डेंजरस देन दोज हु इनिशियली अराउज द इमोशन. यानी इसको कहते हैं कि बीवी की झाड़ नौकर पे उतार. ये आर्मी में बड़ा होता है कि सीनियर जूनियर को, जूनियर उससे जूनियर को डिस्प्लेस करता है. और इस हम भी ये दिन भर में ये करते हैं. मिसाल के तौर पर गुस्सा आ गया किस पे तो मुक्का हम मारते हैं मेज़ को, हालाँकि मेज़ को तकलीफ नहीं होगी. इसी तरह गाड़ी नहीं चल रही है तो हम बजाय ये कि उसको ठीक करें उसको लात या मारते हैं जैसे कोई गाड़ी को दर्द होगा. दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिसोसिएशन क्या है? हैंडलिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस बाय टेम्परेरी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शसनेस और आइडेंटिटी. ये जो जो कन्वर्जन डिसऑर्डर या जिसको पुराना नाम हिस्टीरिया था, अब उसका नाम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो गया. इसमें ज़हनी परेशानी का इज़हार ऐसे किया जाता है जैसे कि वो अपने शऊर से डिटैच हो जाते हैं, अल्टरेशन. देन फैंटेसी, symbolic satisfaction of wishes through non-rational thought. मिसाल के तौर पर a student struggling through a graduate school thinks about a prestigious high-paying job she wants. तो ये इसमें fantasies दिन में तारे उसको नजर आते हैं. Identification, unconscious assumption of similarity between self and others. After hospitalizations, surgery, a girl decide. यानी जनरली ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऐसा कर रहा था तो मैं भी ऐसे. And intellectualization is this separating an emotion from an idea or thought because the emotional reaction is too painful to be acknowledged. तो उसमें ये होता है कि जो ये पेन या इमोशन उसको इंटेलेक्चुअलाइजेशन करके कि इससे जो है मुझे फ़ायदा ही होगा. फिर वन फेल्योर डज़ नॉट मीन ऑलवेज़ फेल्योर. या महमूद गज़नवी पहले हमले पे कामयाब होते तो इतने मशहूर ना होते. अच्छा. प्रोजेक्शन क्या है? एट्रीब्यूटिंग वन्स ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग थ्रू अदर. दिस इज़ ए बेसिस ऑफ द पैरानाइड, जिसमें दूसरों पे कहता है कि फलाँ की वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ, इसने ये ना करता. जो सास और बहू के दरमियान जो है प्रोजेक्शन का अमल होता है. तो इसमें बजाय ये कि खुद को वो एक्सेप्ट करे, दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देता है. और दिस इज़ द बेसिस ऑफ पैरानाया, जिसमें शक, शकूक और शुबहात होते हैं. रैशनलाइज़ेशन क्या है? जिसको हम मंतकी कह सकते हैं. Falsification of experience through the construction of logical and socially approved explanation of behavior. मिसाल के तौर पर मैंने एक देखा बंदा कि मैं इतने महँगे जूते 30,000 रुपए वाले इसलिए खरीदता हूँ कि ये फटते नहीं हैं. भई वो 30 साल तो वो रैशनलाइज़ करते हैं. तो या ये कि अगर जिस चीज़ पे बस ना चले तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं. रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? Unacceptable feeling are disguised by repression of real feeling and by reinforcement of opposite feeling. मसलन ये है कि एक बंदा है उसको मास्टरबेशन करता है लेकिन वो जब इसका ज़िक्र आता है तो उसका इस तरह से कहता है कि नहीं, नहीं, आई डोंट लाइक दिस, डोंट टच दिस टॉपिक. तो द पर्सन विल बिहेव व्हाटएवर अपोजिट टू व्हाटएवर इज इंटरनल फीलिंग. रिप्रेशन क्या है? This is also a defense mechanism जिसमें unconsciously keeping unacceptable feeling out of awareness. इसमें हम रिप्रेस करते हैं. मिसाल के तौर पर आप के साथ को वाक़या हुआ या जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से गुज़रते हुए आप जो है उसको रिप्रेस कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वज़ह से यानी ये मिसाल जो दी है, मैन इज़ जेलस ऑफ गुड फ्रेंड सक्सेस
but is unaware of his feeling. Suppression इसका है consciously keeping unacceptable feeling and thought. इस पे जरा suppression पे जरा एतराज है कि ये true defense mechanism है भी या नहीं, क्योंकि इसमें voluntarily होता है जबकि बाकी involuntarily होता है। तो इसमें यही होता है कि अगर जहाँ से हादसा हुआ है या जिस जगह से मसला हुआ है उसका करीब से गुजरते हैं तो आंखें बंद कर लेता है जैसे अभी कोई हो, या वहां से नहीं गुजरेगा, अवॉइडिंग बिहेवियर। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डिफेंस मैकेनिज्म इसमें एक नहीं दिया है वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन इज बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है इन विच द पर्सन बिहेव what is appropriate for younger age rather than for his age। जैसे और हम सब ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पर माँ फौत हो गई तो इस तरह से धाड़े मार मार के रोते हैं, या ये किसी हद तक नॉर्मल है। इसी तरह से एक पेशेंट है, उसको अगर नर्स को ये पता ना हो कि ये रिग्रेशन वाली डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको गोली दे दी तो वो कहीं खा ये ले लो, वो नहीं लेगा। उसके ज़हन में है कि मुझे कोई गोली खोल के दे, पानी में उडेल के दे, फिर पिला दे, हालाँकि उसके हाथ सब कुछ हैं। उसको अगर कहा जाए कि एक्स-रे के लिए चले जाओ, तो उसको तवक्को होती है कि कोई चप्पलें ठीक करके दे, हाथ से पकड़ के कागज़ साथ ले जाए। यानी वो बच्चों की तरह बिहेव करेगा, व्हाट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर हिज एज। दिस इज़ आल्सो नॉर्मल हमारे कल्चर में। जो हमारे यहाँ फिजियोलॉजिकल रिग्रेशन क्या होती है कि दूल्हा या दुल्हन जो है उसको तवक्को होती है कि वो अगर कोई जाए तो उसके साथ क़रारे शरारे पकड़ता हुआ कोई जाए, या नाक पे नखी मक्खी बैठे तो कोई और उड़ाए। और इसी तरह से कहते हैं कि दुल्हन को वॉशरूम ले जाओ, तो जिसको खुद चलना आता है लेकिन उसको तवक्को होती है कोई हाथ से पकड़ता हुआ जाए। दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना। इसी तरह पेशेंट भी अगर ये करे, लेकिन ये अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए देन इट इज़ पैथोलॉजिकल। यानी अगर वो दूल्हा और दुल्हन को ये तवक्को हो कि मुझे 15 दिन बाद भी ये कोई हाथ से उठा के खाना खिला दे, रोटी तोड़ के मुँह में दे दे नवाला, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसपे जब प्रोलॉन्ग हो जाए तो हम कहते हैं कि अब ये बीमारी की शक्ल रखता है। अच्छा, नाउ ब्रेकिंग बैड न्यूज़। Here the objective are to understand why this is important part of the communication skill, and to understand the definition of bad news, and the student or the trainee should become aware of what to do, how to do, and what not to do. The trainee or the student should also become familiar with certain illness problem which may require giving bad news. What are those important illnesses जो कि कंसिडर किए जाते हैं उसकी मालूमात देते हुए या उसको डिस्क्लोज करते हुए? तो we will talk about this. अच्छा, what is bad news? Any news that seriously or negatively alters the patient view to his or her future. Any न्यूज़, वो न्यूज़ जिसमें सीरियस हो, नेगेटिव हो, और नॉट जस्ट कैंसर, सिर्फ कैंसर ही नहीं है, बाकी अदर बीमारियां भी हैं। Any serious or chronic illness such as disclosing diagnosis of HIV or COVID-19, that was really troublesome. Declaring azoospermia or infertility, किसी को अगर ये कहना हो कि आप बच्चे पैदा नहीं हो सकते या एजोस्पर्मिया है, and birth of malformed or dead body, dead baby, अगर उसको ये बताया जाए कि आपके बच्चे का सर नहीं है या हाथ नहीं है, and death of loved one etc. तो आई हैव सीन के जब हम देखते थे जेपीएमसी की इमरजेंसी में, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी। मैंने तो वहाँ काम किया था, तो वो डॉक्टर आके कहते हैं बेड डेड बॉडी को ले जाओ इधर, ये कर दो। वो दैट वाज़ रियली प्रॉब्लम। तो उसपे फिर बड़ा मसला होता है। Now the goals of disclosing, giving bad news is to help the patient and family. Number two, understand the condition.
Number third, supporting patient and family and minimizing risks of overwhelming distress. So these are the various four goals. Or the person may be not at, suffering from major disease, but he is at dis-ease. So we have to make them at ease. Now, what are the barriers to effective disclosure? It is preferred by some physician like dropping the bomb. That is considered. Halanki, the common barrier include number one, on the physician, fear of being blamed by the patient, not knowing all the answers, inflicting pain and suffering, own illness and death. These are the physician fear or barrier. And lack of training, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ना की है, खड़े खड़े चलते फिरते इतला दे देते हैं कि आपको ये बीमारी है, उसमें हम बताएंगे किस तरह से बतानी है। लेक ऑफ टाइम, जब फिजिशियन के पास टाइम नहीं होता कि वो एक्सप्लेन करे। अच्छा, मल्टीपल फिजिशियन हु शुड परफॉर्म द टास्क एंड देयर आर वी हैव टू टेक पेशेंट एज ए होलिस्टिक अप्रोच। हो वो अगर ग़िज़ा के मुतालिक पूछ रहा है या परहेज़ पूछ रहा है तो बजाय डाँटने के उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। व्हाई इट्स क्रिटिकल स्किल? The patient perspective, both are physician perspective, ये patient perspective है। Physician and doctors differ in their perception of seriousness of illness such as infertility, azoospermia, HIV, and COVID. They also differ among themselves. Patients often have vivid memory of received bad news. Negative experience can have lasting effect on anxiety and depression. If bad news is conveyed properly, it can facilitate adaptation to the illness and deepen the doctor-patient relationship. Some responses to sharing diagnosis. 100 patients diagnosed with cancer, 54% of them were shocked, 46% frightened, 40% accepted, and 24% were sad, and 15% had no worries. Now, what are the various models of breaking bad news? There are 5 different models of breaking bad news. Number one is non-disclosure model, जिसमें हमारे होते हैं कि इसको बताओ नहीं कि क्या है इसको, non-disclosure model. Then paternalizing disclosure model. We'll discuss this one by one. And then full disclosure model, individualized disclosure model, biopsychosocial model. इसमें सबसे अच्छा कौन सा, हमारे यहाँ सबसे कॉमन कौन सा होता है, and what is the best model? Anyone? सर ये बायोसोशल मॉडल, Biopsychosocial. बायोसाइकोसोशल मॉडल। हाँ, you are जी right. सर। और सबसे कॉमन कौन सा हमारे यहाँ? नॉन डिस्क्लोजर भी यही है है। सर, हाँ, नॉन डिस्क्लोजर। और दूसरा ये पैटर्नलाइजिंग डिस्क्लोजर भी कॉमन है कि हम डॉक्टर ने बता दिया। नॉन डिस्क्लोजर मॉडल के जो है ना, अंडर नो सर्कमस्टेंस पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म कि उसको क्या बीमारी है, खास तौर पर कैंसर या जो है इनफर्टिलिटी या HIV। अच्छा, देन इट इज इजियर, लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसके फायदे ये हैं। टू प्रोटेक्ट फॉर टेरेबल रियलिटी, हकीकत से छुटकारा वक्ती तो उसको जो है ना फायदा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है, डिनायल ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू एडजस्ट। खास तौर पर ये मैंने देखा है कि लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि आपकी बीमारी अब टर्मिनल है, आप अपने जो जो लिखना लिखाना है विल वो लिख दें, और जायदाद की तकसीम सब चीजें होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट ऑन डॉक्टर अंडरमाइन, डॉक्टर पे जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, डॉक्टर बताता नहीं। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरवेंशन आर लॉस्ट, जब आप उसको बताएंगे नहीं कि आपको ये मसला है, तो उसकी जो इंटरवेंशन है या इलाज के तरीके हैं वो उसके मौके नहीं मिले। एंड पेशेंट कंप्लायंस इज लेस लाइकली, जब उसको आप कहेंगे नहीं कि आपको भाई कैंसर है तो सिगरेट न पिए, तो उसको कैंसर का पता ही नहीं होगा किससे लिंक है, तो ही विल और फिर दवाई भी नहीं खाएगा। सबसे अहम बात है कि कंप्लायंस आएगा नहीं इलाज के लिए। कंप्लायंस को आजकल एडहेरेंस कहते हैं, इसका नया नाम है, जिसमें सिर्फ यही नहीं है कि दवाई खाए, बल्कि जो
दिन बताया जाए, वापसी में फॉलोअप के लिए उस पे आया जाए, और जो ग़िज़ाएँ और लाइफ़स्टाइल उसको समझाई जाए, उस पे भी अमल करें। The paternalized disclosure model is the right of the doctor to deliver information in a sugar coating manner. ये भी हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि ऐसे शुगर कोटिंग मैनर में हम बता देते हैं कि इसको समझ लो कि कड़वी चीज़ जो है, कड़वी गोली जो है वो मीठी चीज़ के साथ खिलाते हैं। एंड दिस मिनिमाइज़ पेन एंड डिस्ट्रेसिंग ऑफ द पेशेंट, ये इसके फ़ायदे हैं कि ज़ाहिर है कि उसको आपने ऐसा मिर्च मसाले लगा के दिया, दैट इज़ लेस पेनफुल। द डिसएडवांटेज, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड मेथड। उसमें ये है कि जो पेशेंट्स हैं, उसको हकीकत नहीं पहुँचती, वो कुछ का कुछ समझने लगता है। द फुल डिस्क्लोज़र मॉडल क्या है? जो 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 पहली वाली इसमें है, इसमें पूरी नहीं दी जाती है, उसमें मुख्तसर बताया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर उसको ब्रेन ट्यूमर है, तो वो ये कहते हैं, आपके दिमाग में सूजन है, आपके दिमाग में फोड़ा है, बजाय ये कि आपको कैंसर है, ये है। तो इस तरीके से उसको, या अगर वो इस तरह से कहते हैं कि अक्सर कई लोग होते हैं जिनको दिमाग में सूजन हो जाती है, जिस्म के दीगर अज़ा की तरह दिमाग भी वो है। तो जिस तरह मुझे, आपको, किसी को भी सूजन हो सकती है, दिमाग में आपके सूजन हो गई है। तो इस तरीके से वो शुगर कोटेड। फुल डिस्क्लोज़र मॉडल में फुल इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट्स आर गिवन, and this facilitate doctor patient trust, mutual support within family। तो इसमें ये फुल जो बताया जाए, जो कहते हैं पूरा बताया जाए, तो वो पहले से ही मरीज से पूछा जाए कि आप कितना समझना चाहते हैं, क्या-क्या, किस हद तक आप बर्दाश्त करेंगे। The disadvantage are it may frighten or confuse some patient। जब आप फुल बताएँगे कि भई मिसाल के तौर पर आप ईसीटी का किसी को बताएँ कि दिमाग में आपको ऐसे बिजली की तार रखेंगे, शॉक लगेगा, तो फ्राइटन होते हैं। लेकिन अगर उसको देखा जाए, दैट इज़ मोर सेफ एज़ कंपेयर टू जो हार्ट ब्लॉक में या उसमें जो हार्ट अटैक के सूरत में उसको डीसी करंट देते हैं, दैट इज़ मोर डेंजरस। लेकिन वो इसको अगर हम पहले से ही बता दें, तो दैट कैन बी फ्राइटन एंड नेगेटिव इमोशन कैन अराइज़ एंड मे अंडरमाइन डिफेंस और डिनायल। जब फुल बताएँगे तो फिर डिनायल जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। द फोर्थ मॉडल इज़ इंडिविजुअलाइज्ड disclosure model। The advantage of this model is rate of disclosure are tailored to the desire of individual patient by doctor-patient negotiation, and that is ongoing developing process। कि वक़्त के साथ-साथ हम बताएँगे, और ये जो है इसको टेलर करेंगे। मिसाल के तौर पर पहले मरहले में कि आपको हम मुआयना करेंगे, मुआयने से हमें अंदाज़ा होगा, फिर इसके टेस्ट होंगे, टेस्ट में ये खून के टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, और उसकी रोशनी में हम फिर कुछ फैसला करेंगे। तो ये जो है इंडिविजुअलाइज़्ड मॉडल में टेलर करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? टेक टाइम एंड स्किल एंड नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब ये कि वक़्त के साथ-साथ आपको मरहलावार बताया जाएगा, बजाय पूरी किस्त एक साथ ड्रामे के दिखाने की, आपने किस्तों में बताना है उसको। तो इसकी जो है टाइम कंज्यूमिंग है कि आप इंतज़ार करेंगे, वो रिपोर्ट आए, फिर पैथोलॉजी की रिपोर्ट आए, फिर आए, उसकी रोशनी में फिर इसको बताया जाए। The fifth model that is very important and useful is biopsychosocial model। This model is clear, it is evidence based information। इस पे रिसर्च की गई है, तहकीक की रोशनी में ये बताया गया है, and it has steps, और उसको हमने पिरोया है स्पाइक लफ्ज़ में, इसको न्यूमोनिक बनाया। दिस इज़ कॉल्ड न्यूमोनिक। S means seating and setting। Number 2, P is patient perception। I से invitation, K से knowledge, E से empathy, और S से summarizing plan of action। तो इसमें जो है वो हम बताते हैं कि किस तरीके से ये स्पाइक मॉडल को, और ये हमारे यहाँ होता नहीं है, बड़ा अफ़सोस होता है ख़ास तौर पर आईसीयू के बाद या गायनी के बाद,
हमने तो जना में गईनी के बाहर जगह रखी हुई थी, वरना मैंने एक रिसर्च कर रहा था कि जिन ख़वातीन के बच्चे पैदा होते हैं डिलीवरी के दौरान उनके शौहरों पे क्या गुज़रती। तो हमने जना हॉस्पिटल में तमाम तर कोशिश के बावजूद भी 23% लोग आए, बाकी नहीं आ रहे थे, जबकि प्राइवेट में ज़्यादातर आ रहे थे। तो चूँकि वहाँ बैठने का सिस्टम नहीं है और उनको लिफ्ट नहीं दी जाती है, ना उसको एक्सेस दिया जाता है, तो देयरफॉर दिस psychosocial model is important और उसमें सीटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। So what are these steps to give bad news? Steps ये है कि set the stage, find a private place, ensure you have proper amount of time। ये नहीं है कि जल्दबाजी में घड़ी देख रहा है, और ख़ास तौर पर आजकल ये मोबाइल हमारे जो है डिस्ट्रैक्शन का बायस हैं। तो ऐसी खामोश, पुरसुकून माहौल हो जिसमें पानी पड़ा हो, उसमें कागज़ हो लिखने का, और ये भी देखा जाए कि टेबल पे ऐसी फ़िज़ूल चीज़ ना पड़ी हो जिसकी वज़ह से वो सुन के खुद को या डॉक्टर पे हमलावर हो। एंड फाइंड आउट द पेशेंट व्हाट द पेशेंट नो अबाउट हिज इलनेस। सबसे पहले तो कि आपको इस बीमारी के मुतालिक क्या पता है? तो उसकी जो मिथ्स हैं या उसकी जो मफ़रूज़े हैं या वो उसको सुनना चाहिए। एंड फाइंड आउट हाउ मच पेशेंट वांट टू नो कि आपको इस बीमारी की किस हद तक नॉलेज देनी है। मिसाल के तौर पर हम अगर वो कहता है बहुत डिटेल में चाहिए तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि कार्डियक जो वो हो गया, या मिसाल के तौर पर डिप्रेशन हुआ तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर कौन से इन्वॉल्व हैं, सिनेप्टिक लेफ्ट कैसे है, पूरा उसके लिए या तो इंतज़ाम किया हो कि जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन हैज़ क्लेफ्ट and the availability of serotonin, norepinephrine, and dopamine are essential for good well-being, and where they are decreased तो फिर से ये होता है, और ये डिक्रीज क्यों होते हैं? उसमें जेनेटिक कंपोनेंट है, तो उसमें डाइट का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, स्ट्रेस का रोल है। तो इस तरीके से उसको किस हद तक चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर वो ये चाहता है कि आपकी हर बीमारी की वजह क्या है? हर बीमारी की वजूहात 3 होते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। एंड देन टेल द इन्फॉर्मेशन एंड देन रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग। मिसाल के तौर पर वो रो रहा है, आप तब भी आपने कहना नहीं है, उसको देखना है, उसको मौका देना है, और उसके बाद में उससे ये कहनी है कि आई आई नो यू आर हैविंग sadness or anxiety and fear that anybody can have, and then make a plan for next steps कि अब क्या करेंगे हम मिलके। अगर कैंसर है या एचआईवी है तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा। सो दिस इज द स्पाइक मॉडल। सबसे ये एक इसको जरा गौर से देखिएगा। 6 स्टेप्स प्रोटोकॉल फॉर ब्रेकिंग बैड न्यूज। On the left side, you can see spike की जो setting, perception, invitation, knowledge, empathy, strategy। अच्छा, और राइट साइड पे ये है, ये डोंट है, करने नहीं है। एक बीच में डूज़ है और राइट साइड पे नहीं करने वाले काम हैं। सबसे अहम बात ये है कि इंटरप्शन ना हो, तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो, establish the right setting, allocate time for the encounter, ensure patient privacy, review your communication plan before entering the room। ज़हन में करना है कि मैंने ये करना है, फिर ये करना है, ये हो। और इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए टेलीफ़ोन की शक्ल में और नॉकिंग की शक्ल। Then find out what the patient perception and understanding of his condition। क्या आपका इस एचआईवी के मुतालिक क्या ख़्याल है, या इनफर्टिलिटी के मुतालिक क्या ख़्याल है। तो जो उसके असम्पशन हैं या उधर से मफ़रूज़े हैं उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। Then invite, obtain a clear invitation by the patient to give information। How would you like me to handle the information that we will obtain from these tests? Are you the sort of person who wants all details on this condition? तो ये एक लिहाज से ब्लंट डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इनवाइट करना चाहिए कि हाउ मच इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। देन नॉलेज, यूज द पेशेंट करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर कंडीशन।
especially is knowing his uh, background of knowledge and education level. And the information should be given in small chunks rather than कि पूरी direct बताए, मरहलावार बताया जाए. And also check the patient understanding at each steps. That is knowledge. और उसमें खास तौर पर अवॉइड मेडिकल टर्मिनोलॉजी कि आप उसे कहें कि ये फंक्शनल एमआरआई है या ये है, तो इस तरीके से उसको आसान लैंग्वेज में बजाय ये कि हम उसको मेडिकल के मुश्किल मुश्किल टर्मिनोलॉजी बताएं, समझा, उसे एक्सपेक्ट करें कि वो समझे. एम्पैथी, एम्पैथी क्या है? दैट इट दिस मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर यू. मिसाल के तौर से कहे कि मुझे अंदाजा है कि आपको ये बीमारी के मुतालिक जो समझना था वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन recognize that crying and anger are normal response when receiving bad news. लेकिन मैं भी आपकी जगह पे होता तो मुझे भी इस किस्म की खबर सुनते हुए परेशानी होती. एंड देन प्रोवाइड रियलिस्टिक होप. ये नहीं ये सब ठीक हो जाएगा जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, हम मिलके कोशिश करेंगे, बेहतरी इसमें आएगी. एंड यू विल रिसीव द बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट. ये कुछ चीजें जो यकीन से कह सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट इलाज मिले. तो ये चीजें बाकी और यू एम्पैथी क्या है? बेसिकली इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी. Here the person feel and keep at this level of the person at his shoes, yet maintaining his own integrity. Then strategy क्या हो? Explain your treatment strategy, encourage the patient perception and decision making, summarize main points, answer question, negotiate next contact. और इसमें ये है कि तो ये ऊपर वाले एम्पैथी में यू आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रॉय द होप. उसे कहें कि होप होगा, आपकी विल होगी, आपको जुस्तजू होगी, तो वी कैन ओवरकम मेनी हार्डल्स. एंड ये लास्ट में जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर अगर पेशेंट की इनपुट को आप इग्नोर करेंगे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. मिसाल के तौर पर उसको किडनी स्टोन है, तो वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. एक तो ये है कि आप पानी ज्यादा पिए, हो सकता है इससे निकले. दूसरा ये है कि हम आपको ड्रिप इंजेक्शन लगाएं कि उसके अंदर फ्लो में पत्थर निकले. तीसरा ये है कि हम लेजर से करें. चौथा ये है कि आप अगर होम्योपैथी या जो इस्तेमाल कर रहे हैं तिब का, वो करें. पांचवा ये है कि इसको हम ऑपरेशन से निकालें. और उस दौरान में पेशेंट की इनपुट के इससे क्या होगा, उससे क्या होगा. मिसाल के तौर पर उसकी कंसर्न अबाउट इज सेक्सुअल लाइफ और ख़ास तौर पर उससे डिसफिगरमेंट, और ये सब चीज़ें वी शुड कीप इन माइंड. तो अब हम एक-एक स्टेप्स को देखते हैं. स्टेप 1 में इंटरव्यू सेटिंग क्या हुई? सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द एनकाउंटरिंग द पेशेंट, वी शुड नो ऑल द फैक्ट्स. ख़ास तौर पर उसकी फाइल मंगवा के उसको उसका नाम, उसकी उम्र, उसकी डायग्नोसिस, करंट स्टेटस, ये सब, एंड हिज जॉब, अ लैब टेस्ट, बेसिक डायग्नोसिस, और फिर ट्रीटमेंट विजिट. तो उसको बताया कि आज आपकी इतनी विजिट है, तो जिससे मरीज बड़ा सेटिस्फाई होता है. इंश्योर प्राइवेसी और प्राइवेट सिटिंग एंड सिटिंग डाउन, ये नहीं खड़े-खड़े बताते हैं. और नो टेलीफोन एंड मोबाइल इंटरप्शन एंड होपफुल ट्यून. ये नहीं है कि आप जो है उसको मुर्दा अंदाज में बताते हैं, उसको होपफुल ट्यून में कि हम आपको ये मसला है, लेकिन हमारी और आपकी कोशिश होगी कि इस बीमारी को शिकस्त दें, और कोशिश ये हो कि बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिले. एंड देन एंश्योर एडुकेट टाइम. और सबसे अहम बात है कि इंटरप्शन शुड बी अवॉइडेड. दूसरा है असेसिंग द पेशेंट परसेप्शन. सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद में रिक्वेस्ट है कि वो बताए खास तौर पर अपनी उम्र, अपनी जुबान, तालीम और क्या कर रहे हैं, किस शोबे से ताल्लुक है. मिसाल के तौर पर हम हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं मैं मैदे का मरीज हूँ, आप नफ्सियात के हैं, ये कैसे? तो फिर हम उसको उसी की जुबान में समझाते हैं कि देखें मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर है, तो उसको हम कहते हैं कि आप
गाड़ी के इंजन में प्लग में कचरा होगा तो साइलेंसर में तो धुआं आएगा, और आप साइलेंसर के पीछे पड़े हुए हैं, एंडोस्कोपियां करा रहे हैं। अगर आप गाड़ी की ट्यूनिंग करा दें, प्लग का कचरा साफ कर दें, तो इस साइलेंसर का धुआं ठीक हो जाएगा। And find out the level of literacy and social cultural background what the patient knows and want to. This is very important. उसी के लेवल पे आके हमने बताया है, और assess the gap between what the patient know and diagnose and what have been told about what are going on. फिर ये कि उससे पूछा जाए कि इस बीमारी के मुतालिक आपके घर वालों के या साथ वाले मरीजों के या साथियों की क्या राय है, उसने क्या-क्या बताया। And then what is your understanding about the CT scan और MRI? ये MRI पे मुझे याद आया, इसका MRI का पुराना नाम था NMR, न्यूक्लियर मैग्नेट रेजोनेंस। लेकिन देखा ये गया कि बहुत सारे मरीज यूरोप में जब ये सुनते थे NMR, ओ नहीं, ये नहीं कराऊंगा। वो उनका ख्याल था कि न्यूक्लियर से मुराद कोई कैंसर से ताल्लुक है। तो मोस्ट ऑफ देम वर रिलक्टेंट टू गो फॉर दिस टेस्ट। जैसे हमारे यहाँ भी किसी को आप कहें सीमेन एनालिसिस कराओ तो परेशान होते हैं। स्टेप जो है, देन असेसिंग द पेशेंट परसेप्शन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर कंडीशन एंड हाउ वी कैन डील इट, and then close ended. Now based on this information you can correct misinformation to the patient. Now obtaining the patient invitation, इसमें ये है कि what while a majority of the patient express a desire for full information of their diagnosis, prognosis and detail of their illness, some patient do not. वो कहते हैं नहीं, बस मुझे इतना डॉक्टर साहब ज्यादा ना बताएं, वो इतना बता दें कि बीमारी कैसे है, क्या है, कैसे ठीक। सो उसके लिए खास तौर पर पेशेंट से इस तरह से पूछ सकते हैं, हाउ वुड यू लाइक मी टू हैंडल द इंफॉर्मेशन दैट वी विल ऑब्टेन फ्रॉम दीज टेस्ट। ये जो आपकी टेस्ट की रोशनी में आप मुझसे क्या तवक्कुआत रखते हैं कि मैं आपको क्या वो दे दूं। अच्छा, देन ओके, देन अगले स्टेप, गिविंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट, वार्निंग द पेशेंट दैट द बैड न्यूज़ कमिंग, कि हाँ आज मुझे जो है मिसाल के तौर पर आपको ये सलाह देनी है, हो सकता है कि आप पर ये अ, बुरी लगी हो, लेकिन ये हकीकत है कि हम इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे। वो कि ये आपके लिए बैड न्यूज़ होगी, लेकिन इसको अगर हमने अच्छी तरह से हैंडल किया तो उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आएँ। यानी मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं, अनफॉर्च्यूनेटली आई हैव गॉट सम बैड न्यूज़ टू यू, टेल यू, एंड आई एम, या होगा आई एम सॉरी टू टेल यू समथिंग दैट, इस तरह से करके। तो इससे जो है वो ज़रा पेशेंट को जो है वो एक अलकाब-ओ-अदाब में आ जाता है। स्टेप 5 इज़ एड्रेसिंग द पेशेंट इमोशन विथ एम्पैथी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व फॉर एंड अलाउ ऑल इमोशनल रिएक्शन। जितनी भी वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसमें यूरोपियन मॉडल में तो उसके हाथ पकड़ते हैं, कि ना हमारे मॉडल में अपोज़ सेक्स के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो बजाय ये तो बेहतर होगा कि टिश्यू पेपर उसको दे दिया कि वो आँसू पोंछे। अ, द यूज़ ऑफ टच इन हमारे मुल्क में सेम उसके साथ तो ठीक है, जेंडर के साथ कि कंधे पे हाथ रख दिया या उसके हाथ पकड़े, और फिर लेकिन यूरोपियन मॉडल में तो दिस इज़ अलाउड। और यू कैन सी के आई नो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ अपसेटिंग यू, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन एंड एड्रेस इट collectively. Now, responding to the empathy, the emotion with empathy.
So respecting, you are asking all the right question कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और इसमें ये कि होप को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. You have to maintain the hope. For example, this must be very bad for you, but recognize that crying and anger are normal response when receiving bad news, and provide realistic hope. मिसाल के तौर पर you can say कि I will strive my best, or we will try our best to give you the treatment. Now the hmm? Now, the advanced preparation क्या है? Arranging for adequate time, privacy, and no interruption. Turning off your mobile. Review relevant clinical information. Prepare yourself emotionally and mentally. Rehearse करें. आप पहले से अल्फाज ढूंढें. कैसे कहूँगा? किस नाम से पुकारूँगा? ये सब पहले से advanced preparation में. Then build a therapeutic environment relationship. That is important. To determine what and how much the patient want to know, and introduce yourself, warn the patient that the bad news is coming, and use touch when appropriate. This you should be very careful while dealing with opposite gender in our country. And scheduling follow-up appointment. कि आज हमने ये बताया, अगली बार ये बताएंगे. And then communicate well. इसमें ये ask what the patient and family already knows. Be frank but compassionate. Avoid medical term, खासतौर पर जो हमारी terminology है, और that is important. Allow for silence and tears. Proceed at the patient space, not कि जल्दी में हो और आप खुद. Have the patient describe his or her understanding of the news. आपसे पूछ सकते हैं कि ये खबर सुन के या ये बात सुन के कि आपके बच्चे को ज़हनी पसमानगी है, या आपको जो है इनफर्टिलिटी है, एज़ोस्पर्मिया है, इसकी वजह से आपकी फीलिंग क्या है. And allow time to answer question, write things down and provide written information. That is also important कि उसको बताया जाए, सिखाया जाए. मिसाल के तौर पर पेशेंट कहते हैं कि मुझे 500 मिलीग्राम वाली गोली दे दी, तो उसको हम फिर मैं तो ये करता हूँ, उसको ऐसे दायरा खींच लेता हूँ कि 1 किलो इतना होता होगा बटा, और उसका ये है किलोग्राम, उसका हज़ारवां ऐसा बहुत छोटा-सा नुक्ता है, ये है ग्राम, और इस 1000वें हिस्से का 1000वां हिस्सा जो है वो है मिलीग्राम. तो समझ लो इतनी सी चीज़ तो आप खा रहे हैं. Now deal with patient and family reaction. That is very important. Assess and respond to the patient and family emotional reaction. Repeat at each visit. और उसमें ये है कि पेशेंट गुस्सा भी कर सकता है कि डॉक्टर ये हैं, वो ये हैं. उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आपके टेबल पे ऐसी चीज़ छुरे वाली, कैंचियाँ या पेपर वेट वाली चीज़ें ना हों, जिसकी वजह से वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुँचा सकें. तो इस लिहाज से एंड यू शुड बी एटलीस्ट क्या कहते हैं, जितना हाथ जाता है उस लेवल पे हों कि आपको अगर वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करे तो ना कर सकें. Encourage and validate emotion. Explore what the news mean to the patient. Other realistic hope according to patient goal. Use interdisciplinary resource. कि ठीक है, मैंने तो ये देख लिया एज ए साइकेट्रिस्ट, लेकिन मैं फिजिशियन से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से एक ओपिनियन लूंगा, या रेडियोलॉजिस्ट से या ऑन्कोलॉजिस्ट से. And take care of your own needs. Be attuned to the need of the involved house staff and of. ये भी ज़रूरी है कि ये नहीं कि आप खुद भी जो है उसकी वजह से परेशान हो, अपने चीज़ों को भी देखना चाहिए. So what to do? उसमें तरीक़ाकार है. Introduce yourself, look to the comfort and privacy, determine what the patient already knows, warn the patient the bad news is coming, and then break the bad news. यानी ये चौथे स्टेप पे आपने बताना है कि पहले अपने आप को तारुफ कराया, उसको रिलैक्स कराया कि आप आराम से सुने. उसके बाद में आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं कि मैं क्या बताऊं, बीमारी की डायग्नोसिस के बता रहा हूँ, हुआ क्यों,
इसके तशखीस कैसी है, इलाज क्या है, और फिर कहें कि मुझे ये बताते हुए अफसोस होता है कि कुछ बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि आप हिम्मत के साथ इसको सुनेंगे और हम मिल के इस बीमारी को शानदार तरीके से डील करेंगे। एंड देन आइडेंटिफाई द पेशेंट मेन कंसर्न। वो कहेगा कि मेरे पीछे क्या होगा, वो क्या होगा, वसीयत मैंने नहीं लिखी तो फलां, ये सब चीजें उसको, एंड समराइज एंड चेक द अंडरस्टैंडिंग कि मैं ये समझाऊं आप ये बीमारी है, एंड ऑफर रियलिस्टिक होप। ये नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, और हालांकि उसको पता है कि चंद महीनों का मेहमान है, तो उसको कहा जाएगा कि आपकी विल पावर, आपकी जद्दोजहद, हमारी कोशिश और अल्लाह की मदद से हम इसको डील करें। इस पे मुझे याद आया कि बहुत एक अमीर फैमिली पेशेंट जिनकी अमेरिका से भी इलाज कराया था, कनाडा, इंग्लैंड से नहीं ठीक हो रही थी, मुझे बुलाया गया उसके लिए। तो मैंने जब पहले ही देखा कि इस लेवल के लोगों ने इसको देखा है, मैं तो उसके मुकाबले में काफ़ी जूनियर हूँ, तो मैंने भी सोचा कि इसको मैं क्या बताऊँ, तो मैं अंदाज़ा मुझे हुआ कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम अमंग द डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो एक काफ़ी अमीर लोग थे, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उसकी ऐसे उसके हाइफ वाइफ के हाथ पे रखा कि आपकी मेरी गोलियों से ज़्यादा इस किस्म का टच इज़ मोर इफेक्टिव, और वी विल होलिस्टिकली with the help of patient and caregiver, you and therapist, we can deal this problem, and then arrange follow up and make sure that someone is with patient when he leaves। ये भी नहीं है कि उसको अकेला छोड़ा जाए, फिर वो सोचता ही रहता है। And then be sensitive, empathy, consider appropriate touching, maintain eye contact, give information in small chunks, repeat and clarify, regularly check understanding। और मिसाल के तौर पर ये इसको पहले ये बताया जाए कि आपको मसला ये था, शिकायत ये थी, हमने यही टेस्ट कराए, उसकी टेस्ट की रोशनी में ये रिजल्ट आया, हमारी डायग्नोसिस ये बन रही है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम दूसरे लोगों से भी राय लेंगे। एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ साइलेंस एंड टीयर। अगर वो बीच में खामोशी आ जाए या रो रहे हो, इसके लिए परेशान नहीं। Explore some patient's emotion and give him time to respond. And be honest if you are inquiring about something. सबसे अहम बात ये है कि we have the patient to make them at ease, but in a culturally appropriate manner। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड पे जो है वो इस तरीके से रखते हैं, दिस इज द यूरोपियन मॉडल। लेकिन अगर वो यंग लड़की है और फीमेल है तो फिर उसको एहतियात करनी चाहिए हमें। हाँ, अलबत्ता यूरोपियन मॉडल में वो कहते हैं कि उसके साथ आप रिश्ता नहीं निभाना, रिश्ता नहीं जोड़ना। लेकिन हमारे कल्चर में जो किताब लिखी है बिहेवियरल साइंसेस पे, आसमा हमायूं और अंग्रेज ने, उसमें मैंने रिव्यू किया एचईसी की तरफ से, उसमें लिखा कि नहीं, हमारे यहाँ अगर एक उसको अम्मा जी को अम्मा जी कह दिया या बहन जी कह दिया या भाई साहब कह दिया तो ये कोई बुरी बात नहीं है। यूरोपियन मॉडल में ये ठीक नहीं। एंड व्हाट नॉट टू डू, सबसे अहम बात ये कि ये हम करें कुछ, कौन सी चीजें न करें। सबसे पहले ये कि हरी में न रहें, गिव ऑल इंफॉर्मेशन इन वन को, सारा कुछ एक बात बता दी है, उसको बता दिए जाए कि पहले मरले में हम बीमारी की तशखीस के मुताबिक बात करेंगे, हिस्ट्री पे बात करेंगे, उसके बाद में जो मुतालिक का टेस्ट हैं उस पे बात करेंगे, फिर हमने जो तशखीस की है उस पे बात करेंगे, फिर इलाज मुआवजे पे, और आखिर में उसकी कंसीक्वेंस या जो प्रोग्नोसिस है, ये इन मरलों पे बात करें। एंड अवॉइड इसको जो मेडिकल जार्गन्स हैं या मेडिकल लैंग्वेज है या टर्मिनोलॉजी है, वो उससे ज़रा अवॉइड करना चाहिए। फिर ये कि हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए, जो भी बताएं वो खुले दिल से बताएं और सच। देन अगर ब्लंट हो जाते हैं, वर्ड कैन बी लाइक
लोडेड पिस्टल, ये नहीं है कि फौरन से बड़े-बड़े ज़ख़ीम अल्फाज़ बताए, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। एंड गेस द प्रोग्नोसिस, मिसाल के तौर पर इसको कितना अर्सा ये रहेगी, ख़ास तौर पे कैंसर के मरीज़ों के हिसाब से। मेरा ख़्याल है इसके साथ मैं अपनी वो ख़त्म करता हूँ, अज़ान भी हो रही है, थोड़ा वक़फ़ा कर लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन आंसर पूछें। In the meantime, I'll now, is there any question you can ask me in the chat box? Otherwise, मुझे ये रिपीट करने दें कि मैं अटेंडेंस कर लेता हूँ। जी, is there any question? If you have any question, then we'll unmute yourself, introduce yourself, and then ask question. Otherwise, मैं ये थोड़ा रिपीट कर दूं कि हमने आज क्या किया। अगर मैं इस पे देखूं कि जी जी, एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। जी सर। सर बोल। डॉक्टर सुल्तान वादशाह। सर इसमें आपने एक तो स्टिप दे दिए ना, ब्रेकिंग बैड न्यूज का, और उसके बाद आपने मिनेमिक के नाम से दिए ABCDE। तो इस दोनों में क्या फर्क है? अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा तो फिर कैसे बनेगा? नहीं, क्या नहीं समझा मैं। वो हमने अच्छा सर हाँ हाँ, जी। बोले दोबारा रिपीट सर करें। हमने जी जी सर हमने जो बैड न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज के तो एक हमने स्टेप बता दिए, ठीक है सर, जी कि ये स्टेप है इसके। और उसके अलावा हमने फिर इसमें मिनेमिक के नाम से ABCDE करके इसको डिस्क्राइब किया। तो ये दोनों में क्या सवाल बनेगा और ये किस तरह से अलग देखिए, अलग चीजें या सेम चीजें? ये तो याद दहानी के लिए थी, ये जो हमने जो स्पाइक और ये बताए हैं। मिसाल के तौर पर जी आप सर। इस पे ये सवाल ये आ सकता है कि व्हाट आर दी वेरियस द प्रोटोकॉल फॉर ब्रेकिंग बैड न्यूज, न्यूमरेट द 6 स्टेप्स और एंड डिस्क्राइब देम इन वन सेंटेंस। ये आ जाएगा। सही सर। फिर दूसरी तरफ ये आ सकता है कि there are a lot of people who have a disturbance as a result of giving bad news. So, what are the things that should not be done or which should be controlled while going for breaking bad news? तो उसमें फिर यही बताएंगे कि interruption ना हो, blunt ना हो, medical jargon ना हो, और hope को destroy नहीं करें, इस तरह का सवाल आएगा। और अगर फिर इसमें स्पेसिफिकली ये भी आ सकता है कि मिसाल के तौर पर enumerate these 5 steps, 6 steps of breaking bad news, describe one of them in detail। तो वो आपको फिर मिसाल के तौर पर आपने या ये स्पेसिफिकली पूछें कि उसमें स्ट्रेटजी है, तो स्ट्रेटजी को कैसे करेंगे? तो उसमें जो स्ट्रेटजी का आप फिर बताएंगे कि उसको जो है अब हमने हल कैसे करना है इस ब्रेड न्यूज़ को। यानी उसको कैंसर है या इनफर्टिलिटी है, तो हम इस इनफर्टिलिटी को या कोरोना को डील कैसे करें? या जिस तरह से हमने कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए? उस तरीके से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आप अगर आप पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए
जो है कौन से जुमले आप इस्तेमाल करेंगे, खास तौर पर while giving information or knowledge to the patient. ये बस आप न्यूमोनिक है, एम इसमें साइलेंट है, ठीक है, ये भी बता रहा है एबीसी न्यूमोनिक के, ये भी एक तरीका, ये आदाहानी के लिए है ये, कि अगर आप प्रिपेयर होंगे तो क्या प्रिपेयर करेंगे। उसमें ये होता है कि while giving bad news, what preparation you will do in advance, ये सवाल आ सकता है। और what are the good communication skill while giving bad news, ये अलग आ सकता है। अच्छा, अब वो ये भी एक सवाल हो सकता है कि व्हाट यू विल एक्चुअली डू, आपको हम प्रैक्टिकली कराते हैं मरीजों से कि आप किस तरह बैड न्यूज़ देंगे। उसमें सब हमने तो कॉलेज फिजिशियन सर्जन के प्लेटफॉर्म भी सब बनाए हुए हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अब हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं इसको। अ, इसमें ये था कि साइकोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो हमने डिस्कस की कि जब भी हम किसी डिजीज़ होती हैं तो उसके हिसाब से हम मुख्तलिफ किस्म की कंसर्न फैमिली की होती हैं कि क्या नेचर है, कितने अरसे रहेगी, कितना खर्चा आएगा, उसकी वजह से नुकसान क्या होगा, और फिर उसकी वजह से मुझे ख़ास तौर पर मुझे क्या न करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर परहेज़ क्या होगा, परहेज़ नहीं होगा। फिर स्टिग्मा इसकी वजह से कि यार लोगों को पता चलेगा कि मुझे एपिलेप्सी है, मेरे बेटे को एपिलेप्सी है, बेटी को है, या स्किन डिज़ीज़ है, या सेक्स की डिज़ीज़ है। ख़ास तौर पर ट्यूबरकुलोसिस वो किस ज़माने में बहुत बुरा समझते थे, और इस तरह से साइकियाट्रिक अ, डायग्नोसिस को बुरा समझते हैं। फिर ये हमने बात की इसके साथ डिफेंस मैकेनिज़्म की कि व्हाट आर द रिएक्शन, तो रिएक्शन एक तो ये होती है स्ट्रेस, इसके अलावा उस स्ट्रेस से बचने की वजह से हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बचने के लिए हम दिन भर में ऐसी हरकतें करते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। लेकिन वो इंटरनलाइज़ जो स्ट्रेस है उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं उससे। तो डिफेंस मैकेनिज़्म उसमें हमने 4 तरह के डिवाइड किए हैं। एक तो पैथोलॉजिकल जो कि बीमारी के ज़मरे में आते हैं, और दूसरे हमने इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज़्म रखे, और तीसरा जो न्यूरोटिक डिफेंस में, चौथा हायर ऑर्डर जो जिसको हम कहते हैं मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़्म। इसमें मेरे ख़्याल सब्लिमेशन का मैंने ज़िक्र नहीं किया। सब्लिमेशन हाँ, ये है। सब्लिमेशन बेसिकली ये है कि मैं ज़रा मिसाल दूँगा फिर समझ में आएगा। एक खातून है, उसका शौहर आर्मी में था और उसको फ़ौजियों की तरह लाइफ़ पसंद थी कि सुबह वक़्त पे उठना, एक्सरसाइज़ करना, सीधा रहना, टेढ़ा-मेढ़ा ना बैठना। तो जब वो फ़ौत हो गए तो उसने जो है नहीं सॉरी, इसमें इसकी मिसाल ये है कि बंदे को शोर या वो पसंद हो, लड़ाई-झगड़े, तो वो बन गया बॉक्सर या स्पीकर बन गया अच्छी तरह से बोलने का। So sublimation is a defense mechanism in which unconsciously we do something which is socially undesirable activity, which is socially acceptable manner. यानी अगर आप वो वैसे चीखेंगे, चिल्लाएँगे तो मना होगा, लेकिन पॉप सिंगर बन गए, ये सब्लिमेशन हो गया। आपको पसंद है लड़ाई-झगड़ा मार-कुटाई, तो आप बॉक्सर बन गए। आपको जो है मिसाल के तौर फायरिंग-वायरिंग पसंद है, तो आपने जो है वो निशानाबाज़ी में मुकाबला कर लिया जो सोशली एक्सेप्टेबल है। ये है। हमने फिर एक-एक चीज़ डिस्कस की ख़ास तौर पर अ फिर ब्रेकिंग बैड न्यूज़ को हमने बताया कि किस तरीके से इसका मकसद क्या होता है, और इसको किस तरह से, ये एक शेर था ना, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूँ फसाना कहाँ तमाम करूँ। तो उस मरीज़ को ये बताना चाहिए कि मैं आपकी बीमारी के मुतालिक 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैंने आपसे हिस्ट्री ली, ये पूछा, ये नहीं पूछा वो। फिर उसके बाद में टेस्ट
उसके बाद में हमने रेटिंग स्केल तशखीस की। तशखीस की रोशनी में अब हम इलाज के तरीके और इलाज के तरीके के अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन या आउटकम या प्रोग्नोसिस क्या है, इसमें क्या-क्या पूछ सकते हैं, उसको मरहलावार करना चाहिए। फिर हमने ये इसकी ट्रेनिंग की बात की और उसमें किस टोन में बात की जाए। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपको अगर किसी को बताना हो कि आपके बेटे को या उसको खुद जो है वो एपिलेप्सी है, तो उसकी वजह से इवन डायबिटीज़ के लिए जब 1920-21 के दौरान किसी को डायबिटीज़ कहते थे, तो वो बौखला जाता था और उसको डेथ सर्टिफ़िकेट भी देते थे साथ-साथ। तो डायबिटीज़ मरने से ताल्लुक है। तो वो डायबिटीज़ वाज़ वेरी हॉरिबल कंडीशन, जिसमें वो समझते थे कुछ अरसे में ये मरने वाला है। अच्छा, हमने ये देखा कि जब किसी को बताया जाए कि इसको कैंसर है, तो उसमें 56% शॉक में आ जाता है। ओह! मुझे क्यों हो सकता है? मेरे बेटे को क्यों हो सकती है? भई किसी को भी हो सकती है। तो ये एक हमने बताया। फिर मॉडल इसमें बताया कि जो नॉन डिस्क्लोज़र मॉडल, फिर पैटर्नलाइज़िंग डिस्क्लोज़र, फुल डिस्क्लोज़र, इंडिविजुअलाइज़्ड डिस्क्लोज़र एंड बायोसाइकोसोशल मॉडल। बायोसाइकोसोशल मॉडल सबसे बेहतरीन करार दिया जाता है और ये एविडेंस बेस्ड है। और इसकी हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक ही की हमने बताई कि ये बायोसाइकोसोशल वाला क्लियर है, एविडेंस बेस है और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट और पेशेंट की परसेप्शन, इन्विटेशन, नॉलेज, सिम्पैथी, समराइजिंग प्लान ऑफ एक्शन, ये हमने डिस्कस कर दी। फिर इसके साथ हमने ये भी एक बताया कि इसकी कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन-सी नहीं करनी चाहिए। और एक-एक स्टेप्स को हमने किया। फिर इसके अलावा एक और निमोनिक हमने कहा कि ABCDE, ये भी एक बैड न्यूज़ का एक तरीक़ाकार है जो स्पाइक मॉडल से थोड़ा हटकर है। सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें, फिर थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, फिर कम्युनिकेशन ठीक करें, फिर ABC हो गया, फिर D जो हो गया वो डील विद पेशेंट एंड फैमिली रिएक्शन और E से एनकरेज और वैलिडेट इमोशन। और तो हमने कहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये शेर था आखिर में, कभी दर्द है तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शिफा नहीं, वो ज़ुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। अ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। आई होप ये आप लोगों ने वो किया दैट, बट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ बट आल्सो फॉर योर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। आप अगर किसी